मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है जो कि 1927 में प्रकाशित किया गया था। निर्मला उपन्यास हमारे समाज में अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा का कुख्यात तथा मार्मिक दुखद एक वर्णन है। निर्मला जो कि 15 वर्षीय एक बालिका है, इस उपन्यास में उसकी एक बहन कृष्णा और 2 भाई चंद्रभानु और सूर्यभानु हैं। निर्मला के पिता का नाम उदय भानु और माँ का नाम कल्याणी है। उदय भानु एक वकील है जो उसका विवाह जो है, निर्मला का जो विवाह है, एक संपन्न परिवार में तय करते हैं डॉक्टर भुवन सिन्हा के साथ। परंतु प्रकृति को कुछ और मंजूर होता है, प्रकृति कुछ और चाहती है निर्मला के साथ। वो कहा जाता है कि निर्मला बहुत दुखी हो जाती है। उसको लगता है कि कल तक जो मेरे भाई बहन मुझसे इतना प्रेम करते थे, उसका घर, उसके माँ बाप सब उसे भूल जाएंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है कि निर्मला इस उपन्यास में जो कि 15 वर्षीय एक बालिका है, जो अपने विवाह के पहले बहुत दुखी हो जाती है, अपने घरवाले के प्रति चिंतित हो जाती है, उनके व्यवहार के प्रति चिंतित हो जाती है। इस चिंता में वो बहुत रात तक क्या करती है, सोई जागी जागी रोती रहती है और फिर अचानक उसकी नींद जो रहती है वो लग जाती है। जैसे ही उसकी आँख लगती है, वो एक स्वप्न देखती है कि वो एक नदी के किनारे हैं। उस नदी को वो पार करना चाहती है और उस नदी को पार करने के लिए एक नाव आती है। नाव बहुत ही सुंदर सजी हुई रहती है। निर्मला जैसे ही उसमें चढ़ने जाती है नाव पे, उसमें आवाज़ आती है कि नाव जो है वो उसके लिए नहीं है, और वो नाव जो रहता है वो चली जाती है और निर्मला वहाँ पे इंतज़ार करती है। उसके लिए एक और नाव आती है, जो कि नाव जो रहती है वो बहुत ही छोटी रहती है, छोटी सी डोंगी रहती है जिसकी पेंद में छेद रहती है। उससे आवाज़ आती है कि ये नाव जो है वो तुम्हारे लिए है, और उसमें निर्मला बैठती है और कुछ दूरी पर जाकर वो नाव जो रहती है वो डूब जाती है। ये स्वप्न उसके जीवन में कहीं ना कहीं क्या होता है, आधारित होता है या इससे प्रभावित होता है। निर्मला का विवाह उसके पिताजी उदय भानु एक संपन्न परिवार में करते हैं डॉक्टर सिन्हा के साथ। लेकिन इसी दौरान घर में जब शादियों की तैयारी चल रही होती है, घर जो रहता है मेहमानों से भरा रहता है, उसी दौरान उदय भानु और कल्याणी में खर्च को लेकर बाताबाती होती है, ठीक है। और उदय भानु सोचते हैं कि वो कल्याणी को, ठीक है, मज़ा चखाएंगे, वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे और कल्याणी को उनकी कीमत समझ में आएगी। लेकिन इसी दौरान उदय भानु को एक मतई नाम का गुंडा जो रहता है वो क्या करता है, उनको मार देता है, क्योंकि उदय भानु मतई को सज़ा दिलवाए रहते हैं और मतई खाली पाकर, ठीक है, उदय भानु का खून कर देता है। निर्मला का विवाह रुक जाता है, ठीक है। कल्याणी सोचती है कि अगर निर्मला का विवाह इस वर्ष नहीं हुआ तो अगले वर्ष उसे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और इतने फिर से पैसे उसे खर्च करने पड़ेंगे, और अब उसके पास कमाई के कोई साधन नहीं है। इसीलिए वो एक पत्र जो रहता है डॉक्टर सिन्हा के घर लिखवा कर भिजवाती है, लिख कर भेजती है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा के पास वो पत्र तो जाता है, लेकिन ना डॉक्टर सिन्हा ना डॉक्टर सिन्हा के पिता दोनों ही दहेज ना लेकर निर्मला से विवाह नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर सिन्हा को एक ऐसी लड़की से विवाह करना है जो उनके लिए बहुत सारा पैसा लेकर आए। निर्मला का विवाह वहाँ टूट जाता है और कल्याणी जो रहता है निर्मला के लिए एक दूसरे वर को खोजती है, ठीक है, जो कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति से निर्मला का विवाह तय होता है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम तोताराम रहता है, जो कि वो भी व्यवसाय से वकील रहता है। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है, जहाँ पर निर्मला 15 वर्ष की एक सुंदर, भावुक और कोमल युवती रहती है, वहीं पर तोताराम 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहता है। निर्मला जब विवाह करके तोताराम के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी ननद, एक विधवा ननद रुक्मणी, और तोताराम के 3 बच्चे मनसाराम, जियाराम और सियाराम रहते हैं। तोताराम निर्मला से
अपने संपर्क को बढ़ाना चाहता है, उसके संग तालमेल बैठाना चाहता है, लेकिन उम्र में इतना जो फासला रहता है, निर्मला तोताराम से उस तरह से मिल नहीं पाती है जिस तरह से तोताराम उसे मिलना चाहता है। इस दौरान तोताराम निर्मला को लुभाने का, खुश करने का बहुत प्रयत्न करता है, सोने से, चांदी से, गहनों से, ठीक है, और कभी अपनी झूठी तारीफ़ों से निर्मला के सामने क्या करता है, वो बातें करता है ताकि निर्मला उसकी बातों से रीझे, लेकिन परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्मला तोताराम के बड़े बेटे मंसाराम से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। ये बात जो रहता है तोताराम पसंद नहीं करता है और उसे पढ़ाई के बहाने अपने से दूर हॉस्टल भेज देता है। मंसाराम को ये बात पता चलती है और वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान हो जाता है और परेशानी के कारण धीरे धीरे बीमार पड़ता जाता है और उसकी स्थिति खराब होते होते एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके मृत्यु के बाद तोताराम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता है, ठीक है, और इसके कारण वो परेशानियों में डूब जाता है, जिसके कारण वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता है। ध्यान न देने के कारण उसकी आर्थिक तंगी घर की बढ़ती जाती है। इधर निर्मला की छोटी जो बहन रहती है कृष्णा, उसका विवाह जो रहता है सिन्हा के छोटे भाई से तय होता है। वही सिन्हा जिससे निर्मला का विवाह होना तय हुआ था, परंतु दहेज के कारण वो विवाह क्या हुआ, टूट गया। यहाँ पर निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह सिन्हा के छोटे भाई से होता है, ठीक है। सिन्हा यह विवाह इसलिए करता है ताकि उसको अपनी गलती का एहसास होता है। विवाह होने के दौरान निर्मला और सिन्हा की पत्नी सुधा दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती है। इधर तोताराम की आर्थिक स्थिति खराब रहती है और उसका दूसरा पुत्र जो रहता है जियाराम गलत संगति में पड़कर उद्दंड हो जाता है और अपने ही घर से निर्मला के गहनों की चोरी कर लेता है और पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर लेता है। तोताराम जो रहते हैं अपने दूसरे पुत्र को भी खो देते हैं। गहनों की चोरी हो जाने के बाद निर्मला जो रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है। एक तो गहने की चोरी हो गई है, दूसरा आर्थिक तंगी है, जिसके कारण उसके स्वभाव जो रहता है वो दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। वो क्रोधित होने लगती है और अंत में तोताराम का जो तीसरा पुत्र रहता है, ठीक है, सियाराम, वो भी साधुओं की संगति में पड़कर घर छोड़ देता है। तीनों पुत्रों को खोने के बाद तोताराम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लगता है कि वो कहते हैं कि उनकी जो तीनों पुत्रों की दशा हुई, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्मला की होती है और वो अपने छोटे पुत्र को खोजने के लिए अपने घर का त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं। निर्मला पूरी तरह से असहाय हो जाती है। अब उसे संभालने वाला कोई नहीं होता है। वो अपनी बच्ची को लेकर घर में रहती है और अपने संपर्क जो रहता है वो सुधा के संग क्या होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो वो अपना अकेलापन रहता है उसको दूर करने के लिए वो कभी कभी सुधा से मिलने उसके घर चल जाती है। एक दिन जब वो निर्मला सुधा के घर जाती है तो देखती है कि सुधा वहाँ पे नहीं रहती है, गंगा स्नान के लिए गई है। तो निर्मला उसकी प्रतीक्षा करने लगती है, जहाँ पर डॉक्टर सिन्हा जो रहते हैं निर्मला के संग प्रेम प्रणव का, ठीक है, बात करते हैं, जिसके कारण, ठीक है, कोशिश करते हैं, जिसके कारण निर्मला जो रहती है वहाँ से सिन्हा जो रहते हैं वो प्रणय निवेदन कर बैठते हैं निर्मला से और निर्मला वहाँ से उनके व्यवहार को, अनुचित व्यवहार से निर्मला अपने घर जो रहती है वापस लौट आती है। सुधा इस घटना का पता चल जाता है सुधा को। सुधा डॉक्टर सिन्हा को बहुत फटकारती है और फटकारते हुए वो निर्मला से मिलने उसके घर जाती है। डॉक्टर सिन्हा को अपनी गलती का एहसास होता है, आत्मग्लाइन होती है और इस आत्मग्लाइन के कारण, ठीक है, सिन्हा जो रहते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं।
निर्मला और ज़्यादा शोक में डूब जाती है, क्योंकि लगता है कि सुधा का जीवन जो हुआ उसके कारण क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। उसके कारण सुधा के जो पति रहते हैं डॉक्टर सिन्हा, वो आत्महत्या कर लेते हैं। चूँकि सुधा अपने बेटे को पहले ही खो चुकी रहती है, उसका जो बेटा रहता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और इधर उसके पति भी क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। निर्मला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इस दुख का उसके ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। इधर तोताराम ना आते हैं, ना कोई पत्र भेजते हैं। निर्मला अपने गिरते स्वस्थ और आर्थिक मंदी के कारण इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि वो अपनी बेटी को बात बात पर क्या करती है, कोसती है, गुस्सा करती है। उसका स्वभाव जो रहता है आर्थिक तंगी के कारण पूरा ही बिल्कुल बदल जाता है, और वो कहती है अपनी ननद रुक्मणी से, चूँकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निर्मला को अपना घर भी परिवर्तन करना पड़ता है। वो अपनी ननद रुक्मणी के घर आकर रहती है, जहाँ पर वो हमेशा रुक्मणी से कहती है कि अगर वो मर गई, निर्मला मर गई और उसकी बच्ची अगर जीवित रही, तो उसका विवाह जो था वो अनमेल विवाह ना कराए, ठीक है, वो उसको जहर दे के मार दे, लेकिन निर्मला की जो पुत्री है उसका विवाह वो किसी अनमेल व्यक्ति से ना करे। ऐसा निर्मला अपनी ननद को कहती है। निर्मला मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और यह बातें होने लगती है कि निर्मला के मुख में आग कौन देगा। तब तोताराम क्या करते हैं, ठीक है, अंत में निर्मला के मुख में आग देते हैं। जब निर्मला को शमशान घाट ले जाया जाता है उनके दाह करने के लिए, तो वहाँ पर, ठीक है, तोताराम ही रहते हैं जो कि दाह का वहाँ पे काम करते हैं, और अंत में निर्मला के मुख में आग जो रहता है उसके पति तोताराम के द्वारा ही दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो उपन्यास था, ये एक मध्यम वर्गीय एक लड़की का जीवन जो था वो किस तरह से नर्क बन जाता है, जिसमें उसकी कोई कसूरवार नहीं होता है। कहीं ना कहीं भूमिका जो रहती है उसकी माँ की रहती है उसके जीवन में इस तरह की परिस्थितियों को लाने की, और कहे तो सबसे बड़ी भूमिका समाज के दहेज प्रथा की रहती है, अनमेल विवाह की रहती है, जिस समस्या को यहाँ पर, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं। इस तरह से हमारा ये सारांश जो होता है वो पूरा होता है। धन्यवाद।